बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, इसकी डेफिनेशन भी आपने बुक्स में पढ़ी होगी। आज हम आपको इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वैसे तो हम किसी भी स्टूडेंट्स को पूछें कि लायबिलिटी होती क्या है तो वो मुख्तलिफ आंसर दे देते हैं, जो डेफिनेशन याद होती है वो भी सुना देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जैसे अकाउंट पेएबल्स लायबिलिटी है, ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, जिसको आपने गौर से समझना और सुनना है। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी की डेफिनेशन है कि एनी अमाउंट ओज टू अदर इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। इससे मुराद ऐसी कोई भी रकम जो हमने किसी को देनी हो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि हमने किसी भी बिज़नेस को चलाना है, कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें से कुछ कैपिटल तो हमारा अपना होता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में ऑनर इक्विटी कहते हैं। जो मालिक का अपना सरमाया होता है वो कैपिटल कहलाता है। अच्छा, उसके अलावा मज़ीद भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो सम टाइम हम किसी से उधार परचेज़ करते हैं या किसी से लोन ले लेते हैं। लोन कुछ शॉर्ट टर्म का ले लेते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म का ले लेते हैं। ठीक है, जब हम वो लोन ले लेते हैं तो फिर उसको वापस भी करना होता है, तो वो जो वापसी है ना, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर कि किसी भी रकम की वापसी को लायबिलिटी कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। अब इस लायबिलिटी की किस्में हैं, 3 तरह की इसकी इकसाम है। जो इसकी पहली इकसाम है वो है करंट लायबिलिटी। जो उसकी दूसरी टाइप्स है वो है फिक्स्ड लायबिलिटी, इसे इसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी है। और जो इसकी तीसरी टाइप्स है वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आया कि ये तीनों टाइप्स होती क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से मुराद करंट एसेट ख़रीदने के लिए हम जो पैसे भी किसी से उधार लेते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाता है। जो हमने 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं वो हमारा करंट लायबिलिटी कहलाता है। इसमें इसकी इकसाम है जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। अकाउंट्स पेएबल से मुराद कि हमने कोई चीज़ भी ख़रीदी है, जब हम चीज़ ख़रीदेंगे तो उसको वापस भी तो करने होंगे, तो वो हमारा अकाउंट्स पेएबल कहलाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट पेएबल हो गया, अगर हमने लोन लिया है तो इस विद इन 1 ईयर उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो हमारा इंटरेस्ट पेएबल हो गया। इसी तरह इनकम टैक्स पेएबल, विद इन 1 ईयर हमने जो इसका इनकम टैक्स होगा वो भी पे करना है, वो भी हमारी लायबिलिटी है, वो भी है भी करंट लायबिलिटी, वो भी अपना इनकम टैक्स पेएबल को भी हमारी करंट लायबिलिटी है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट से मुराद बैंक हमारे बिहाफ पर किसी को जो पेमेंट करता है ना, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है लेकिन हमारे बैंक बैलेंस में अमाउंट ज़ीरो है, तो बैंक के बिहाफ पे, यानी कि बैंक के बिहाफ पे जो हम चीज़ परचेज़ करेंगे वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी, वो भी हमने विद इन 1 ईयर पे करना है। इसी तरह फिर इसकी जो दूसरी टाइप है वो है फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसा कि बॉन्ड्स पेएबल हो गया, ठीक है, इसी तरह पेंशन लायबिलिटी हो गई, ठीक है, इसी तरह डेफर्ड लायबिलिटी हो गई। ये हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। जो बॉन्ड्स पेएबल होंगे ये एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ये हम किसी शख्स को, किसी को भी देते हैं और उसके एवज़ हम उससे पैसे लेते हैं। ये ट्रांसफ़रेबल भी होता है। दूसरा ये कि
ये मुख्तलिफ़ कीमत का होता है, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 100 रुपये का। ये हम मुख्तलिफ़ किसी लमसम अमाउंट नहीं लेते, जो भी बॉन्ड्स लेता है उससे फिर हम पैसे ले लेते हैं। तो ये लंबे अरसे के लिए भी होता है, 30 अपना 40 साल का भी, 5 साल का भी, 6 साल का भी। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, लेकिन हमने पे तो करनी है ना फिर उसको, अगर हमने उससे पैसे लिए तो पे तो करने हैं। तो ये हमारी बॉन्ड्स पेएबल हो गए। इसी तरह पेंशन लायबिलिटी एम्प्लॉय की होती है। अगर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमारी पेंशन को डिडक्ट करता रहता है, हर महीने पेंशन हमारी पेंशन के नाम पे वो डिडक्ट करता रहता है। तो उस पेंशन का यूज़ करता रहता है। जब हम रिटायर होते हैं तो वो हमारे उस पेंशन को फिर हमें दे देता है। तो रिटायर होने से पहले उस अमाउंट को उसने जो यूज़ तो किया होगा ना, लेकिन वो उसकी उस कंपनी की लायबिलिटी है जो उसने उस शख्स को देनी है जब वो रिटायर्ड होगा, तो हमारी पेंशन लायबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह फिर डेफर्ड लायबिलिटी का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि डेफर्ड टैक्स हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग के मुताबिक टैक्स कुछ और निकाला कंपनी ने, ठीक है, लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने जो उसकी कैलकुलेशन की है वो कुछ और की है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन कंपनी ने किसी और मेथड के मुताबिक की और टैक्स वालों ने, टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने किसी और मेथड के मुताबिक की। तो जो इसका फ़र्क आ गया, अगर वो टैक्स ज़्यादा बना जो कंपनी ने पे करना है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक टैक्स ज़्यादा बना और अकाउंटिंग जो कंपनी के अपने अकाउंट्स हैं उसके मुताबिक टैक्स कम बना, तो इन दोनों का जो फ़र्क हो गया वो हमारा डेफर्ड टैक्स कहलाया। वो डेफर्ड लायबिलिटी है जो हमने पे करनी है। तो तीसरी जो हमारी टाइप्स है वो है कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी से मुराद कि ये डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऐसे क्लियर करूँगा कि ये कंटिजेंट लायबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए दो रूल्स का होना, दो कंडीशन का होना लाजमी है कि ये प्रोबेबल हो, ठीक है, कि 50% चांस से ज़्यादा हो। दूसरा ये इसकी अमाउंट रीज़नेबल, यानी कि इसकी जो अमाउंट है वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकें, उसका एस्टिमेट इजीली कैलकुलेट कर सकें। अगर ये दो कंडीशन होगी तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी की दो एग्जांपल है, मैं आपको इसका क्लियर करता हूँ कि एक तो वारंटी क्लेम, दूसरी पेंडिंग लॉस सूट। जो वारंटी क्लेम है, वारंटी क्लेम की एग्जांपल मैं आपको ऐसे क्लियर करूँगा कि एक कंपनी ने टीवी को सेल किया और उसकी 3 साल की वारंटी दी। अगर उसकी कंज्यूमर 3 साल के अंदर वारंटी क्लेम कर लेता है तो वो उसकी कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगर वो 3 साल के अंदर लायबिलिटी क्लेम नहीं करता तो वो उसकी कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। इसी तरह जो उसकी दूसरी एग्जांपल है वो है पेंडिंग लॉस सूट। जो केस चल रहा है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी कि कंपनी में जो केस चल रहा है उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। बेनिफिट दूसरी कंपनी को देना पड़ेगा। अगर कंपनी को कुछ भी ना देना पड़े तो फिर वो कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। सपोज़ करो कि कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी ने केस किया हुआ है या कोई भी केस किया हुआ है, तो अगर वो कंपनी को कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा या उस पे जितने भी एक्सपेंस हुए, तो वो कंपनी वो केस हार गई, तो जितने भी एक्सपेंस हुए वो तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस तो देने पड़ेंगे, तो उसकी कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगर वो केस कंपनी की फेवर में आ गया तो उस पर कोई एक्सपेंस नहीं हुआ तो हमारा लायबिलिटी कंटिजेंट लायबिलिटी कि वो कंटिजेंट लायबिलिटी फिर भी कहलाएगी, लेकिन इसको हम नोट्स में लिखेंगे। अब यही मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ कि उसमें जो कंटिजेंट लायबिलिटी हमारी कहलाएगी उसमें प्रोबेबल 50% से अबव होना चाहिए। दूसरा, उसकी अमाउंट को इजीली एस्टिमेट कर सकें। अगर ये दोनों होगा तो हम उसको फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिस होगी तो उसको फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन उसका नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाजमी लिखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन में उसका नोट्स लाजमी लिखेंगे कि आया कि ये इसकी इतनी लायबिलिटी थी, इस पे इतना एक्सपेंस हुआ, ताकि ऑडिटर को मुकम्मल तौर पर आगाही हो सके और वो उसी के मुताबिक फ़ैसला कर सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।